नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आज, ये एक कमेंट के जवाब में बना रहा हूं। वैसे तो मैंने कमेंट के ऊपर, डिमांड करने के ऊपर बहुत सारे सैकड़ों वीडियो बना रखे हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं। बट दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये जो कमेंट है, इस कमेंट को पढ़ने के बाद, ये 22 घंटे पहले का कमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने चैनल के इंटरफेस पे। ये देखिए, मैं इस कमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी गदाधारा जी करके कोई है, उनने ये कमेंट करा है। और वीडियो इस पे इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। होम्योपैथिक फिटर्निटी के अंदर जितने भी न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाले जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, इनफैक्ट दोस्तों मेजर प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी भी धारणा सेम है और उनके दिमाग में भी यही सेम मिसकंसेप्शन है। और इस मिसकंसेप्शन को उनके दिमाग से अलग करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको चैनल पे जाके इस कमेंट को देख सकते हैं। ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्लंट इंजुरी एंड आर्निका 200, कि किस तरह से जो इंजुरी होती है, ब्लंट इंजुरी, ऐसी इंजुरी जिसमें चोट ना लगी हो, उसके अंदर आर्निका का क्या यूज है। वीडियो बनाने का तात्पर्य था कि आर्निका को बेसिकली लोग हर इंजुरी के अंदर यूज करना पसंद करते हैं। उनको बस एक चीज पता है कि कोई भी इंजुरी होगी उसके अंदर हमको आर्निका देना है। उस भ्रांति को अलग करने के लिए मैंने बताने के लिए वीडियो बनाया था। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस कमेंट को देख सकते हैं। और मैं कमेंट लेने वाले का नाम भी ले रहा हूं। उसमें कोई भी मेरे को आपसे कोई भी इससे अंदर गिला शिकवा नहीं है। मैं सिर्फ आपके मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूं, तो प्लीज इस चीज को पर्सनली मत लीजिएगा। ये कमेंट करा है मिस्टर अभी गदाधारा जी ने, अभी गदाधारा जी, और ये बोल रहे हैं वीडियो काय के बारे में था, आर्निका 200 का यूज इन द ब्लंट इंजुरी, की जो चोटें लगती है जिसमें खून नहीं निकलता, जो नीला पड़ जाता है, नील पड़ जाता है, काली चोट हो जाता है, काला स्किन सरफेस पड़ जाता है, उस पे आर्निका का यूज। अब ये यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि सर इसमें मेंटल एंड फिजिकल, जनरल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैच नहीं होगा तो भी वर्क करेगी। ये इनका ये कहना है कि बंदे को चोट लगी है, हमने वीडियो काय पे बनाया, बंदे को चोट लगी, इसको एक इंजुरी हुई, वो फर्ज करिए अपने घर पे चल रहा होगा जल्दी में कहीं जाने के लिए, और डाइनिंग टेबल के कॉर्नर से उसका जो थाई है वो टकरा गई। वो इतनी तेज टकराई कि वो थाई के अंदर ब्लीडिंग ऊपर से नहीं हुई, प्लस अंडर जो थाइस के एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड हो गया, मतलब थाई नीली पड़ गई, ठीक है, नीला ब्लड का स्पॉट आ गया, ब्लडी मतलब पेटिशियल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज हल्का फुल्का हुआ, जिसके कारण वो नीला या काला पड़ा। तो ये वीडियो इस बारे में था। और इनका ये कहना है कि सर अगर इसके अंदर, अगर इस केस के अंदर पेशेंट के मेंटल सिम्टम, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो भी क्या आर्निका देनी है, और तो भी क्या आर्निका काम करेगी। अब देखिए, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये इन्हीं का कंसेप्शन, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। ये जो अभी गदाधारा जी हैं, इनकी एज क्या है, ये होम्योपैथी को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्या ये एक स्टूडेंट है, न्यूली बिल्ड डॉक्टर है या सीनियर डॉक्टर है। बट मैं जो एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेजर पॉपुलेशन के अंदर होम्योपैथ्स जो हैं वो बहुत ही कम लर्नेट है। आप ये समझिए, होम्योपैथी की दुनिया में ज्यादातर जो बातें हैं वो बंदा खुद पढ़ के नहीं सीखता, कोई ना कोई उसको सिखा के जाता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं सीनियर होम्योपैथ, वो उनको सिखाते हैं। और एक्चुअली एक बात बताऊं कि वो सिखाते ठीक है, पर इन लोगों का इंटरप्रिटेशन गलत होता है कि आपको हमेशा, चाहे डिजीज सुपर एक्यूट हो, सब एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, आपको हमेशा उसका मेंटल जनरल, उसके फिजिकल जनरल, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का कंसिडरेशन करना है, और तभी पेशेंट को परमानेंट फायदा होगा। और ये इस बात का मेरे को पूरा विश्वास है कि ये चीज इनको कहीं ना कहीं से सिखाई या पढ़ाई गई है, क्योंकि ये चीज कहीं पे भी नहीं लिखी गई है, कहीं पे भी इसके बारे में उल्लेख नहीं है पूरे लिटरेचर जो होम्योपैथी के हैं उनमें कहीं पे भी ये कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं निकलता। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और हल्का फुल्का इस कोटेशन से, इनके सवाल से मिलता जुलता है, तो भी मेरा ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कतई। अब मैं आपको अब इसके अंदर में आगे एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं कि नहीं साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, बस मैं आपसे सिर्फ सवाल करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 4 कैटेगरी है डिजीज की, वन इज द सुपर एक्यूट डिजीज। सुपर एक्यूट डिजीज के अंदर आते हैं एक्सीडेंट्स, इंजुरी, जिसके ऊपर मैंने वो वीडियो
वीडियो बनाया था जिसके कमेंट सेक्शन में अभी जी ने ये कमेंट करा है, तो उसको मैं काउंट करता हूँ। मेरा ही क्लासिफिकेशन, ये मैंने अपने समझने के लिए समझा है कि ये है सुपर एक्यूट। सुपर एक्यूट क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये एक एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ, इनको एक चोट लग गई थी, ये कहीं कुछ कर रहे थे, उसके कारण एक मिस हैपनिंग हुई और इनको ये चोट लगी। तो ये ऐसी जितनी भी मिस हैपनिंग्स होती हैं, इन सबको मैं रखता हूं सुपर एक्यूट के अंदर। अब आता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी बीमारियां, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी सेप्टिसेमिया, कोई भी इन्फेक्टिव फीवर, ये सब एक्यूट में आते हैं। ठीक है, इंजुरीज सारी सुपर एक्यूट में आती हैं। अब इसके ऊपर की जो बात हो जाती है वो होती है सब एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, सब एक्यूट में ऐसी मंझोली डिजीजेस आती हैं जो होती तो जिनके नेचर तो एक्यूट में है, पर किसी कारणवश बॉडी के किसी ग्लिच, किसी मिस प्रोग्रामिंग के कारण वो जो एक्यूट डिजीज होती है ना, वो थोड़ी लॉन्ग ड्रैग हो जाती है। दैट इज व्हाई फिर अल्टीमेटली वो बन जाती है सब एक्यूट। ठीक है, और जो चौथी कैटेगरी है डिजीज की, दैट इज द क्रॉनिक वन। क्रॉनिक मतलब एकदम क्रॉनिक वन। ठीक है, बिल्कुल क्रॉनिक, लिटरली क्रॉनिक, जिसके पीछे कोई ना कोई मायजम खेल कर रहा होता है। क्रॉनिक डिजीज का एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज सेम रहता है। उसका एक्साइटिंग कॉज रहता है मायजम, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल कॉज भी, कि वो बीमारी होने के पीछे कारण भी वही था और मेंटेनिंग कॉज भी वही था। कारण था फंडामेंटल कॉज या फिर जिसको मियाजम बोलते हैं, और वही मियाजम इसका मेंटेनिंग कॉज भी था जो बीमारी को मेंटेन करके रखा हुआ। अब जो इसकी कायदे से एप्लीकेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अब ये मिसकंसेप्शन इन लोगों को है। इन लोगों को, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं इस देश के अंदर जिनको ये मिसकंसेप्शन है कि आपको चाहे सुपर एक्यूट के लिए आप प्रिस्क्राइब करो इंजुरी जैसे चोटें, चाहे आप एक्यूट डिजीज के लिए प्रिस्क्राइब करो। देखो इस वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर हमको डेफिनेटली कई चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो ये जो अभी जी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली इन द केस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। हाँ भाई, क्रॉनिक डिजीज में मेरे को माइजम कंसीडर करना है, मेरे को पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का डायथिसिस, पेशेंट के फिजिकल जनरल, पेशेंट के मेंटल जनरल्स, पेशेंट का माइजमेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पेशेंट की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी खुद की, उसकी फैमिली हिस्ट्री, सब कंसीडर करना है। तो मैं सीधी सीधी लाइन में आपको बता दूं कि ये जो कमेंट है ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इन द केस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, सीधे सीधे से एग्जांपल दूंगा। ठीक है, और वो एग्जांपल के साथ मैं आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आप ये बताइए कि मैं सही हूं या गलत। एग्जांपल, ब्लंट इंजुरी, जो इन लोगों ने, इनने जो एग्जांपल के ऊपर, जिस वीडियो के ऊपर इनने कमेंट करा कि ब्लंट इंजुरी का हम केस लेते हैं। ये 3 पेशेंट थे, 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट। एक दुबला पतला था, वो था नेट्रम्यूर का कॉन्स्टिट्यूशन। एक पेशेंट था हमारा मोटा ताजा, कैलकेरिया कार्ब जैसा मोटा ताजा। और जो तीसरा पेशेंट था हमारा, वो बिल्कुल फास्फोरस जैसा, हैंडसम, स्मार्ट, दुबला पतला, 6 फीट हाइट, गोरा शरीर, बिल्कुल गोरा, एकदम फिल्मी हीरो। ये तीनों एक ही बाइक पे बैठ के जा रहे थे ट्रिपलिंग पे। ठीक है, ये ट्रिपलिंग पे जा रहे थे, बारिश का सीजन था, रोड के ऊपर पानी में मिला हुआ रेत जैसा कुछ सब्सटेंस था। इनकी बाइक स्किड कर गई। जब वो बाइक स्किड करी, इन तीनों को इंजुरी हुई। इन तीनों को ऊपर वाले की दया से सिर्फ ब्लंट इंजुरी हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घिसटाए नहीं थे, बस ये गिरे तो एक का यहाँ से पूरा का पूरा काला पड़ गया, एक जो था वो घुटने के नीचे शिनबोन के पास उसको पूरा काला पड़ गया, और एक मुंह के बल गिरा तो उसके गाल के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बना। किसी को भी फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं हुई, किसी को भी खून नहीं निकला, किसी को भी कोई कट इंसिजन लेसिरेशन नहीं हुआ, इनफैक्ट किसी को भी एब्रेशन भी नहीं हुआ। बस तीनों को हुई तो ब्लंट इंजुरी विद द क्लासिकल ब्लैक स्पॉट ऑन देयर स्किन। अब मेरा ये सवाल है, एक का कॉन्स्टिट्यूशन था नेट्रम्यूर का, मेंटल जनरल नेट्रम्यूर के थे, फिजिकल जनरल में भी जो क्रॉनिक प्रॉब्लम उसके अंदर हो रही थी उसके पैदा होने से आज तक, वो कहीं ना कहीं नेट्रम्यूर के ज्यूरिडिक्शन में आ रही थी, पहली चीज। दूसरा है हमारा कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम्यूर की तरह ये क्लासिकली कैलकेरिया कार्ब था। इसका फिजिकल जनरल, इसका मेंटल जनरल, इसका मायजम, इसका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया कार्ब पे था। इनफैक्ट फॉर हिज क्रॉनिक आइलमेंट्स, इसकी प्रीवियस लाइफ में इसको कई बार कैलकेरिया कार्ब कई होम्योपैथों के द्वारा दिया गया, ये बंदा उससे ठीक हुआ। एंड द थर्ड हमारा पर्सन है फास्फोरस। वो पूरा फास्फोरस मेंटल से लेकर फिजिकल तक, तो वो फास्फोरस ही था। मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस, सारे प्रीडिस्पोजिशन। इसकी
प्रीवियस लाइफ में इसको कई बार फास्फोरस से पेशेंट को, इसको एज अ पेशेंट डॉक्टरों ने ठीक किया। आगे मेरी बात समझ में। अब ये तीनों फंसे हैं सुपर एक्यूट इंजुरी में। ये सुपर एक्यूट केस हुआ है, ठीक है। सुपर एक्यूट क्यों? क्योंकि ये नेचुरल डिजीज नहीं है, ये एक्वायर्ड है, ये डिजीज भी नहीं है, ये इंजुरी है। क्या इन तीनों को हमको आर्निका से ही ठीक करना पड़ेगा, या फिर मैं आर्निका अगर ना दूं इन तीनों को, ठीक है, आर्निका मैं नहीं देता हूं, मैं इनके मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर मैं नेट्रम म्यूर को नेट्रम म्यूर देता हूं, मैं कल्केरिया कार्ब को कल्केरिया कार्ब देता हूं, और मैं फास्फोरस के पेशेंट को फास्फोरस देता हूं। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये ठीक होगा? क्या ये तीनों पेशेंट अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो जनरली इनको एज अ क्रॉनिक डिजीज इनकी पूरी लाइफ में सपोर्ट करती आई है, इनकी लाइफ में कई बार इनको तीनों को इनकी रेस्पेक्टिव मेडिसिन दे चुके हैं डॉक्टर और सही कर चुके हैं, क्या फास्फोरस, कल्केरिया और नेट्रम म्यूर को इनको, जब इनको खुद को दी गई इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, क्या उससे इनकी ये इंजुरी, ये जो काले पीले होके उठे हैं, अभी ये गिरे थे, गिरने के बाद ये काला पड़ा, किसी को यहाँ काला पड़ा, किसी को पैर में काला पड़ा, किसी का मुंह काला पड़ा, जो इंजुरी हुई है ब्लंट इंजुरी, क्या ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ठीक होंगी? सोच लीजिए अच्छे से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी सुपर एक्यूट केस के अंदर ये सारे सिम्टम, इनके अंदर सारे जो एक्यूट सुपर एक्यूट सिम्टम है, ये सारे आ रहे हैं आर्निका मोंटाना के। और मेरा ये चैलेंज है, बिना आर्निका मोंटाना के ये सही नहीं होंगे। अभी करंट में तीनों की मानसिक स्थिति सेम है, तीनों का मेंटल कंडीशन भी सेम है। इनकी जो मेंटल कंडीशन हुआ करती थी, वो मेंटल कंडीशन हैज बीन मॉडिफाइड। ये अभी मानसिक रूप से तीनों भयावह हैं, तीनों डरे हुए हैं। तीनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम आर्निका का तीनों के अंदर दिख रहा है इसी वक्त, वो ये है ओवर सेंसिटिवनेस। मतलब इनके घर में कोई छोटा बच्चा खेलते हुए इनकी तरफ आ रहा है ना, तो ये अपनी इंजुरी को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और बेटा नहीं नहीं मेरे को लग जाएगी, मेरे को चोट लगी, मेरे को दर्द हो रहा है। ओवर सेंसिटिवनेस, आर्निका मोंटाना। इन तीनों के अंदर एक चीज हो रही है, दे ऑल आर हैविंग द सोर, लैम, ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बिटन, जो कि आर्निका के अंदर 1000 जगह मटेरिया मेडिका में, हर मटेरिया मेडिका में टैग लाइन लिखी है कि सोर, लैम, ब्रूस्ड, क्योंकि ये गिरे थे, है ना। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्क्यूशन या कॉन्ट्यूशन। ये गिरे, जब ये गिरे, इफेक्ट ऑफ फॉल, इफेक्ट ऑफ फॉल, इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द फ्लोर, इफेक्ट ऑफ द फॉलिंग ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। उसके कारण सोर, लैम्ब, ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन। इनके पूरे शरीर दुख रहे हैं ये जब गिरे तो अगले 3 दिन। इनके अंदर वो सिम्टम है आर्निका का। इनके अंदर आर्निका का मेन सिम्टम है एक्सकवेशन ऑफ ब्लड अंडर द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो काला काला हमको दिख रहा है। इनके अंदर आर्निका का सिम्टम है कि ये कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव है टू द पेन, खासकर टच को, कि कोई इनको जरा सा टच कर देगा इनकी जान निकल जाएगी। और हमारे पास आर्निका का चौथा सिम्टम है एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ द ब्लंट इंजुरी ड्यू टू द फॉल और ड्यू टू द एक्सीडेंट। तो अब आप एक बात बताइए कि इतने सारे सुपर एक्यूट आइलमेंट में, जो कि था इनका एक्सीडेंट, इसमें इतने रेड लाइन सिम्टम जब आर्निका के दिख रहे हैं, तो भाई साहब आपने ये चीज कहां पढ़ ली कि ऐसी सुपर एक्यूट आइलमेंट के अंदर आपको पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल तो चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। तीनों के मेंटल जनरल सभी आर्निका के हैं टेम्परेरीली, जब तक वो आर्निका की जद में है, आर्निका के बाउंड्री में है, ठीक है ना। अभी नेट्रम म्यूर का मेंटल ना नेट्रम म्यूर का है, मतलब जिसका नेट्रम म्यूर का मेंटल हुआ करता था, नेट्रम म्यूर पेशेंट का एक्सीडेंट के पहले, वो अभी मेंटल जनरल्स उसके वो नहीं है। उसके मेंटल जनरल्स को आर्निका के मेंटल जनरल ने ओवरकम कर दिया, ओवरवेल्म कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कल्केरिया कार्ब के भी मेंटल जनरल वो बचे ही नहीं जो उसके एक्सीडेंट के पहले थे। अभी वो आर्निका के मेंटल जनरल्स में से आ गया। वो क्या है? आर्निका के मेंटल जनरल क्या है भाई? उसकी थकावट, उसको एक्सीडेंट के कारण पूरी बॉडी के अंदर पेन, उसके अंदर एक मेंटल शॉक बैठा है क्योंकि उसको अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। तो अब कल्केरिया कार्ब का माइंड के लेवल पे कल्केरिया कार्ब नहीं बचा, वो आर्निका का पेशेंट हो चुका। और सेम हुआ है फास्फोरस के साथ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सुपर एक्यूट आइलमेंट या डिजीज का, जो कि है एक्सीडेंट। अब मैं आ रहा हूं एक्यूट पे। ये तीनों ही दोस्त, ये इस वाक्य के 1 साल के बाद, तीनों अच्छे चड्डी बड्डी हैं, ठीक है। एक चड्डी बड्डी हमारा, मतलब जो चड्डी बड्डी की तीनों की गैंग है, एक हमारा है नेट्रम म्यूर का पेशेंट, एक है हमारा कैल्केरिया का, एक है फास्फोरस। 1 साल के बाद इनके एरिया में एपिडेमिक जैसा टाइफाइड फीवर फैला, ठीक है।
टाइफाइड फीवर, बहुत तगड़ा वाला टाइफाइड, ऐसा कि बिल्कुल मरने मारने वाला, काफी कैजुअलिटीज हुई। ये हमारे तीनों भाई लोग, तीनों दोस्त चड्डी बड्डी, इनको फिर से टाइफाइड हुआ। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब ये आर्निका के पेशेंट बने थे इंजुरी के बाद, तो इनका माइंडसेट आर्निका का ही था, इनका माइंडसेट सिर्फ आर्निका का था, ना ही कल्केरिया कार्ब का माइंडसेट कल्केरिया कार्ब का बचा था। क्योंकि ये उस वक्त अगर आप इनको आप देखते और बात करते, आप समझते हैं जी, ना नेट्रम्यूर का माइंडसेट नेट्रम्यूर का था, ना फास्फोरस का माइंडसेट फास्फोरस का था। इन द सेम मैनर जब इनको टाइफाइड हुआ तो इन तीनों का माइंडसेट जिस तरह से पहले केस में आर्निका के जद में आ गया था, इस बार इनका माइंडसेट बैप्टीशिया टिंक्टोरिया की जद में आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्यूट डिजीज बहुत ही ज्यादा पावर, हाई मोमेंटम के साथ ओवरवेम करती है हमारी बॉडी को, तो दोस्तों हमारे सारी चीजों को वो इतने पावर से वो ओवरकम करती है कि हमारे सारे क्रॉनिक प्रीडिस्पोजिशन सप्रेस हो जाते हैं। ये रिवर्स करके वीडियो अच्छे से सुन लेना, ठीक है। कहने का मतलब कल्केरिया था, कल्केरिया भाई माइंड से और फिजिकल से, मतलब फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल उसका लुक, अपीयरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही नेट्रम्यूर दुबला पतला था, उसका माइंडसेट भी नेट्रम्यूर पेशेंट की तरह था, इंट्रोवर्टेड, अंतःमुखी, किसी से बात ना करना, चीत ना करना। तो और हमारा फास्फोरस भी वैसा ही था जैसा फास्फोरस पेशेंट होता है, स्मार्ट, बिल्कुल 6 फुटा, एकदम गोरा चिट्टा कश्मीरी टाइप। ये तीनों को अब सेकंड सिनेरियो में इनको तीनों को टाइफाइड हुआ साथ में, ठीक है। अब जब इनको साथ में टाइफाइड हुआ तो जिस तरह से पहले के केस में इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के सिम्टम बिल्कुल गायब हो गए थे, इस बार भी सेम हुआ। और तीनों के सिम्टम बड़े कॉमन है, बिल्कुल कॉमन सिम्टम है। तीनों को कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर आ रहा है। जो फीवर है वो कई बार 102 तो सस्टेन कर ही रहा है, वो 102 को छोड़ के 103 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी टच कर रहा है, जिससे हमको पता चल रहा है कि इनको सेप्टिक कंडीशन है, इनको सेप्टिसेमिया है। तीनों को ठंड दे के बुखार आ रहा है, और ठंड दे के बुखार आना ये बताता है कि आपकी बॉडी में सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, ठीक है। तो तीन चीज क्या हुई कि तीनों का विडाल टेस्ट पॉजिटिव था, तीनों को 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आ रहा था, तीनों के अंदर सेप्टिसेमिया के साइन थे, तीनों को कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर आ रहा था। तीनों की कंडीशन में क्या था, कोमेटोस कंडीशन थी। व्हाट इज कोमेटोस कंडीशन? ये टाइफाइड में दिखती है कि पहले दूसरे दिन बंदे का ऐसा हालत हो रहा था जो एक साधारण बुखार में 20 दिन बाद भी नहीं होता कभी, ठीक है। मतलब ये डीजी है, ये ड्राउजी हैं, ये डल हैं, ये बिल्कुल डल पड़े हैं। इनसे कोई बात करोगे तो ये जवाब देने के योग्य नहीं है, क्योंकि इतनी डिसेबिलिटी है इनकी बॉडी में। और ये दूसरे दिन की बात हो रही है, फीवर के दूसरे दिन चल रहा है ये सब, ठीक है। बहुत डिसेबिलिटी है, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको 2-3 झापड़ मारो, हिलाओ, तो जब जाके एक ये आंसर देते हैं, और वो भी अधूरा नहीं देते हैं, वापस से स्लम्बर में चले जाते। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेंटल सिम्टम ऑफ द बैप्टीशिया ऑफ अ टिपिकल पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड या सेप्टिक फीवर, या इसको एक और तीसरा नाम कैंट ने दिया है जिसको कहते हैं ज़ाइमोटिक फीवर। ज़ाइमोटिक फीवर कि ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत सेप्टिसेमिया है, और सेप्टिसेमिया के कारण द पेशेंट इज द विक्टिम ऑफ द अटर प्रोस्ट्रेशन। अब फिर से मेरा वही सवाल, क्या भैया ये टाइफाइड को नेट्रम्यूर देके सही कर लोगे? क्या इस टाइफाइड को कल्केरिया कार्ब के अंदर है जो, क्या कल्केरिया कार्ब देके सही कर लोगे? या फिर इस टाइफाइड को एक फास्फोरस के कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट में, जिसके अंदर टाइफाइड होने के पहले उस पेशेंट का मेंटल डिस्पोजिशन जो था, मेंटल जनरल तो फास्फोरस थे, पर अब नहीं है। अब ये तीनों के लकड़बग्घों के, इनके तीनों के मेंटल जनरल बिल्कुल सेम है। इन तीनों के अंदर मेंटल प्रोस्ट्रेशन है, इनके अंदर फिजिकल प्रोस्ट्रेशन, इनके अंदर डिसेबिलिटी है, इनके अंदर सेप्टिसेमिया, इनके अंदर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर है, ठीक है। इनके अंदर बॉडी के फैटर आ रहा है, मतलब इनकी शरीर से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सेप्टिक कंडीशन है। और ये सारे और मेंटल और फिजिकल कंडीशन जो इनके अंदर अभी बनी है, ये सब बैप्टीशिया टिंक्टोरिया की हैं। और इसलिए यहाँ पे इस केस के अंदर इसकी नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जो तुम लोगों को लगता है ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, पर आप लोगों को लगता है कि आप हर एक पेशेंट का आप देखते हो कि मेंटल जनरल कहाँ जा रहे हैं, फिजिकल जनरल कहाँ जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जा रहे हैं, और आपके हिसाब से आपको लगता है कि हर कंडीशन, चाहे वो सुपर एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, सब क्रॉनिक हो, आपका ऐसा मानना है कि हम हर चीज इससे सही कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को डिटेल में अच्छे से एनालाइज करोगे शांति से बैठ के, तो इन लोगों का मेंटल जनरल टाइफाइड होने के बाद बदल गए, इन लोगों का फिजिकल जनरल भी टाइफाइड होने के बाद बदल गया, इन लोगों को हर चीज बदल चुका है। ये टाइफाइड ने 3 दिन के अंदर इस पेशेंट को बदल के रख दिया, चाहे इसका माइंड ले लो, चाहे इसके फिजिकल जनरल ले लो, सब कुछ खत्म हो चुका है इसके अंदर अभी। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ बैप्टीशिया टिंक्टोरिया का पेशेंट है। अब फिर से मेरा सवाल जो मैं अभी ऑलरेडी कर चुका हूं, क्या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नेट्रम्यूर को नेट्रम्यूर देके सही
सही कर लोगे? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनली ये पेशेंट जो कल्केरिया कार्ब आप बोल रहे हो, क्या सिर्फ कल्केरिया कार्ब से इसका टाइफाइड ठीक हो जाएगा? क्या फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट का ये टाइफाइड फास्फोरस से ठीक हो जाएगा? अरे नहीं होगा, क्योंकि तुमने पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लात मार दी। तुम टोटलिटी ऑफ सिम्टम भी कुछ होती है? अरे हैनीमैन ने बोला था मेंटल जनरल लो, फिजिकल जनरल लो, सब कुछ लो। एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम जैसी भी तो चीज होती थी, और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अंदर भी टेम्परेरी फिजिकल सिम्टम होते थे और टेम्परेरी मेंटल सिम्टम होते थे। और इसलिए दोस्तों सुपर एक्यूट और एक्यूट डिजीज के अंदर ये जो अभी गदाधारा जी का जो कमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन और मायाजम ये सारी बकेतियां सिर्फ क्रॉनिक डिजीज में ही अप्लाई होंगी, क्योंकि जो सुपर एक्यूट कंडीशन जैसे कि इंजुरी और सुपर एक्यूट डिजीज या एक्यूट डिजीज जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सेप्टिसेमिया, ये दोनों कंडीशन दोस्तों फॉर द टेम्परेरी बेसिस, जितने दिन ये कंडीशन रहेगी उतने दिन इन पेशेंट का माइंड भी मॉडिफाई हो जाएगा, इनके मेंटल सिम्टम भी मॉडिफाई होके लोकल मेडिसिन पे आएंगे। जैसे कि दूसरे वाले केस में सारे मेंटल मॉडिफाई होके बैप्टिशिया में आ गए थे, क्यों? क्योंकि ये टाइफाइड का केस था। और पहले वाले केस में सारे के सारे मेंटल, तीनों के, नेट्रम का मेंटल, कल्केरिया का और फास्फोरस का, तीनों का मेंटल मॉडिफाई होकर के वो आ गया था आर्निका में, क्योंकि वो इंजुरी का केस था, आर्निका के केस था। और इसलिए ये जो कोटेशन है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इन द केसेस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज और सब एक्यूट और सुपर एक्यूट डिजीज में ऐसा कुछ नहीं होता। सुपर एक्यूट डिजीज में सिर्फ तवज्जो देना है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे एंड द प्रेजेंटिंग सिम्टोमेटोलॉजी। जो प्रेजेंटिंग सिम्टोमेटोलॉजी मेरे पास पेशेंट लेके आया है, और अगर ढंग की प्रैक्टिस करना है और पेशेंट की गालियां खाने से बचना है तो एक्यूट और सुपर एक्यूट केसेस के अंदर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, मियाजम और उसका मेंटल डिस्पोजिशन देखना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, मेंटल डिस्पोजिशन हमको देखना है, बट उसका प्रीवियस लाइफ का नहीं। वो सुपर एक्यूट और एक्यूट कंडीशन लेके जो मेरे सामने बैठा है, एट दैट टाइम व्हाट इज हिज मेंटल कंडीशन, हमको वो ध्यान देना है। आपको इसके परिजनों से या इसकी पहले की मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं पूछना है, जो बेवकूफी ज्यादातर होम्योपैथ लोग करते हैं, और इतने गधे हैं कि ये बेवकूफी करते हैं और अपने आपको होशियार भी समझते हैं। तो दोस्तों ये था एक थोड़ा सा मीडियम साइज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया कि मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लुक एंड अपीयरेंस और मियाजम का यूज आपको किन केसेस में करना है। जी हाँ दोस्तों, इनका यूज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक केसेस में होगा, और कोई भी एक्यूट या सुपर एक्यूट केस होगा तो उसके अंदर हमको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, प्रेजेंटिंग सिम्टोमेटोलॉजी, प्रेजेंटिंग डिजीज पिक्चर का पूरा पिक्चर और प्रेजेंटिंग मेंटल सिम्टम की आज वो क्या फील कर रहा है, सिर्फ उस पर तवज्जो देना है। और इसलिए सुपर एक्यूट और एक्यूट डिजीज के अंदर मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन और मियाजम का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो के अंदर कही गई कोई बात आपको हर्ट कर जाए तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, पर आप लोगों को ये ढंग से समझाना जरूरी था। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।